आगे बढ़ते हैं अब ग्रेविटेशन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैव टाइम पीरियड्स 8 hours and 1 hour respectively. The ratio of their radius of orbits. तो जैसा कि हमने केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन में पढ़ा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पीरियड्स। तो किसी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर उस प्लैनेट और सन के बीच एवरेज डिस्टेंस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी लॉ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। हालांकि यहां बात हो रही है सैटेलाइट्स के मोशन की, फिर भी ये लॉ वैलिड होगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट? सैटेलाइट किसको कहते हैं? वो हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व होती है। उसका टाइम पीरियड यदि फाइंड करना है तो हमने मान लिया कि यह है वो प्लैनेट कैपिटल एम मास का, जैसे अर्थ, और इसके चारों तरफ स्मॉल एम मास का एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। हमको चाहिए उसका टाइम पीरियड, पर पहले हम फाइंड करेंगे इसकी ऑर्बिटल स्पीड। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में शो कर दी हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड। अब ये प्लैनेट अर्थ सरफेस से किस हाइट पर है? एच हाइट पर सरफेस से, और अर्थ की रेडियस सपोज कर लेते हैं आर। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्मॉल आर, और स्मॉल आर होगा आर प्लस एच के बराबर। आर उस प्लैनेट की रेडियस और एच यह हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल आर हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी ऑर्बिटल स्पीड, या कभी कभी उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी लिखा होता है। अब ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो ऐसा सोचेंगे कि ये प्लैनेट अर्थ या किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है आर रेडियस के सर्कल में विद स्पीड v नॉट। तो एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स। और वो कितना रिक्वायर्ड है? एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। और आप जानते हैं कि ये फोर्स नेचर का फोर्स नहीं है, इसका कोई ना कोई रोल प्ले करता है। यहां पर उस प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच एक्ट करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, और उसको न्यूटन के लॉ से लिख लेंगे जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें से वर्कआउट कर लेंगे हम पहले वी नॉट, यानी ऑर्बिटल स्पीड। तो आर कैंसल आउट, एक एम कैंसल आउट, तो वी नॉट कितना हो जाएगा? तो वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर। इसका मतलब ऑर्बिटल स्पीड प्लैनेट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर्मूला स्मॉल एम से इंडिपेंडेंट है। ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया। और अब फाइंड करेंगे हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड, और क्या ये रिलेशन हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ये पता लग जाएगा हमको। तो अब हमको चाहिए है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा एक रिवॉल्यूशन में? 2 पाई आर विद स्पीड v नॉट। मतलब 2 पाई आर को v नॉट से डिवाइड कर देना है। तो 2 पाई आर, और यहाँ v नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे, रेसिप्रोकेट होकर r अपॉन जी एम हो जाएगा। और इस r को स्क्वायर रूट से में अंदर डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब्ड अपॉन जी एम। तो ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो एग्जाम में यदि भूलते हैं, वैसे तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आया तो फिर ये सब नहीं करना है आपको। अब अभी वेरीफाई हो जाएगा कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। कैसे? पहले टाइम पीरियड लिखते हैं हम, कितना आया है ये? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। स्क्वेयरिंग कर दें बोथ साइड्स, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम के बराबर। अब फॉर अ गिवन प्लैनेट ये कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, यानी आर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया। मतलब इन केस ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट्स आल्सो वी कैन अप्लाई केपलर्स
लॉ ऑफ पीरियड। तो यही फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेना है। हमको चाहिए क्या है? रेडियस का रेशो। हमको गिवन क्या है? टाइम पीरियड्स। तो इसे देखकर क्या लिखा जा सकता है? R1 अपॉन R2 ये हमें चाहिए है। इसका क्यूब इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो टाइम पीरियड यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 8/1 यानी ये हो जाएगा 64। और फिर R1/R2 क्यूब इज इक्वल टू 64। हमें चाहिए R1 अपॉन R2, तो क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ का। तो 64 का क्यूब रूट, तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है। ये आ गया 4 के बराबर, यानी R1 अपॉन R2 हो जाएगा 4:1 एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अब इस डिस्कशन से याद क्या रखना है आपको? एक तो हो सके तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखें। ये है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। और ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले मास ऑफ सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट है। एक तो ये बात याद रखें। और किस पर डिपेंड करता है? वी नॉट या टाइम पीरियड, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और ये भी याद रखें कि ये स्मॉल आर आर प्लस एच के बराबर है। भूल जाने पर आपको करना क्या है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। तो आपको वी नॉट मिल जाएगा, और वी नॉट के बाद फिर टाइम पीरियड मिल जाएगा 2πr/v नॉट से। इसका आंसर हाल फिलहाल है 3। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सरफेस सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r is t, the period of another satellite around the same planet in an orbit of radius 3r is। तो फिर से बात हो रही है यहाँ सैटेलाइट की, और फिर से उसी तरह का रिलेशन हमको लगाना पड़ेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब्ड। और हमको अब ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है, एक की r एक की 3r। हमको फाइंड क्या करना है? पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट मतलब T2। तो T2 अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2। इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, R2 अपॉन R1 की पावर कितनी? 3। ठीक है, और T2 हमें चाहिए, T1 है T के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके पहले हमने क्या किया? स्क्वायर रूट लिया हुआ है, यानी यहां क्या आएगा? 3 टू दी पावर, यहां तो 3 बचेगा, यार कैंसिल, 3 टू दी पावर 3/2, यानी ये हो जाएगा 3√3 इंटू टी। तो नया टाइम पीरियड T2 कितना है? 3√3t, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो हमेशा याद रखें कि हम सैटेलाइट्स के केस में भी केपलर्स का लॉ लगा सकते हैं, भले ही वो ऑर्बिट होती है सर्कुलर। अगला क्वेश्चन, इफ अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m is revolving around the sun in a circular orbit of radius r with time period t, then the mass of the sun is। तो अब ये कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया प्लेनेटरी मोशन। पर इसमें भी करना तो वही है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? m v नॉट स्क्वायर अपॉन r। और ये मिलेगा कहां से? ये मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। ये r कैंसिल, m कैंसिल, यहां से आएगा पहले v नॉट, तो फिर वही फॉर्मूला आ गया gm अपॉन r। और फिर क्या करेंगे? फिर t बराबर लगा देंगे 2πr/v नॉट। तो सॉल्व होकर वो ऐसा बन जाता है, मतलब डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद आ जाता तो आपका काम हो गया। आपको क्या चाहिए? यहाँ पर m क्या है? तो m है मास ऑफ सन, और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। तो कैंसिल आउट हो गया। ये है मास ऑफ सन, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है ऑर्बिट की रेडियस जो यहाँ बताई हुई है। आपको कर देना है इसकी स्क्वेयरिंग, क्योंकि हमको निकालना है m। ये हो गया 4π² r³ अपॉन gm। तो m निकल आया, m कितना हो गया? 4π² r³ अपॉन, ऑलरेडी यहाँ g है और t स्क्वायर और आ जाएगा, तो g
टी स्क्वायर। तो ओवर कॉन्फिडेंस में डायरेक्ट टिक ना करें, बहुत कम समय लगता है इसको डिराइव करने में भी। तो या तो आपको याद रहे ये फॉर्मूला, फाइनल भूल जाते हैं तो बेसिक्स पर आकर पहले उसको डिराइव कर लो, बहुत कम समय में हो जाता है, और फिर ही किसी आंसर को टिक करने की हिम्मत जुटाएं हम। और या फिर आप डायमेंशनल बेसिस पर भी इसको चेक कर सकते हैं चाहें तो, डायमेंशंस के बेसिस पर भी ये चेक हो जाएगा मुझे लगता है। अब इसकी डायमेंशन आना किसके लिए चाहिए, मास ऑफ सन, मतलब m का डायमेंशन आना चाहिए कहीं से भी। तो जैसे इसमें हम कोशिश करें तो 4 पाई स्क्वायर तो डायमेंशन लेस है, ये कितना होगा L3, और नीचे क्या होगा टी स्क्वायर, और यहाँ आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको निकालना भी बहुत आसान है। जी क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यूनिट्स। यूनिट से भी चेक कर सकते हैं आप चाहें तो, डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं। न्यूटन मतलब MLT -2 इंटू L2 मतलब L3 अपॉन M2, तो M-1 L3T -2 यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या M के बराबर आता है क्या, तो M-1 L3T -2, तो L3 कैंसिल, ये कैंसिल, M-1 ऊपर जाकर M, यानी सिर्फ आपको इसी का, क्योंकि ये बाकी सब बता रहा है कि सब गड़बड़ आएंगे, M नहीं आएगा कोई भी, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब थेरी वेरी कभी भूल गए तो मुसीबत में ये तरीका भी काम आ सकता है। डायमेंशनली हम चेक लगा सकते हैं कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा। कुछ क्वेश्चंस में ये टेक्निक काम कर जाती है। तो 4 पाई स्क्वायर RQ अपॉन GT स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब यदि यूनिट से चेक करना है तो ये क्या है, ये है मीटर क्यूब ऊपर, नीचे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर ऊपर चला गया, और क्या बचता है, और क्या बचेगा टी स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि फिर आपको इसको न्यूटन को भी बदलना पड़ेगा बेसिक यूनिट्स में। तो हाल फिलहाल तो ये कैंसिल, और फिर अब कर ही रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। केजी स्क्वायर न्यूटन मतलब, न्यूटन यानी फोर्स इंटू, सॉरी न्यूटन मतलब केजी इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होगा। ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, एक केजी कैंसिल और एक एम कैंसिल, मीटर, तो बचता है सिर्फ केजी, यानी यूनिट से भी ये वेरीफाई हो गया। करेक्ट आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन, in a planetary motion the aerial velocity of a position vector of a planet depends on angular velocity omega and distance of planet from the sun r. If so, the correct relation for aerial velocity, aerial velocity मतलब dA upon dt, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, और इसके लिए आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा, ये आता है हाफ RV के बराबर। हमको इसको ओमेगा की टर्म्स में लिखना है, तो अब सर्कुलर मोशन से आप जानते हैं v ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो यहाँ r ओमेगा डाल दें तो ये बन गया r स्क्वायर ओमेगा, हाफ कांस्टेंट है, इसका मतलब dA अपॉन dt ये कैसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा r स्क्वायर, ओमेगा r स्क्वायर, मतलब ये रिलेशन सही है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंसेस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 टू द पावर 12 मीटर एंड 10 टू द पावर 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ दीज प्लैनेट्स इज। तो हमको लगाना है ये लॉ, केपलर्स लॉ। क्या चाहिए हमको, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स मतलब T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 क्यूब। अब R1 R2 की वैल्यूज दी हुई हैं, 10 टू दी पावर 12 है R1, R2 इज 10 टू दी पावर 10, और इसका क्यूब हमें चाहिए T1 अपॉन T2, अभी तो स्क्वायर लिख लें इसे, ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 2, मतलब ये हो गया 10 टू दी पावर 6, यानी T1 अपॉन T2 स्क्वायर रूट लेने पर ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2 यानी 3, यानी रेशो कितना आ गया 1000:1,
So option 1 is correct. Next question. Taking that Earth revolves round the Sun in circular orbit of radius 15 times 10 to the power 10 meter with a time period of 1 year, the time taken by another planet which is at a distance of 540 times 10 to the power 10 meter to revolve round the Sun in circular orbit once will be. तो हमको ये लॉ यहां लगाना है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से, लॉ ऑफ पीरियड जिसको कहते हैं। तो इससे लिखेंगे T2 बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 क्यूब्ड। तो R2 कितना है? R2 इज 540 टाइम्स 10 टू दी पावर 10। R1 कितना है? 15 टाइम्स 10 टू दी पावर 10, और इसका लिखना है हमें क्यूब। तो ये तो कैंसिल होगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और 15 से इसको कैंसिल करें तो 15 तिया 45, 9 बचेंगे, 36 हो गया ये, 36 रेज्ड टू दी पावर 3, ऐसा हो जाएगा। अब इस तरफ हमको क्या दिया हुआ है? T1 दिया है 1 ईयर, तो यहाँ लिख लेंगे 1 ईयर, और T2 हमको फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर मतलब इधर हमको स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो ये बन गया 6 क्यूब। 6 स्क्वायर मतलब 6 टू दी पावर 2 इंटू पावर ऑफ पावर लगा देंगे तो 6 क्यूब बन गया ये, इंटू 1 ईयर, ये मिल जाएगा हमको T2। और 6 6 जा 36, 6 जा 216 ईयर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 216, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around the earth while a second satellite is launched into an orbit of radius 1.02 r. The percentage change in time periods of the two satellites is. तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करता है। यहां पर रेडियस में चेंज ला दिया है, आर से कितनी कर दी है? 0.02 आर। हमसे पूछा है टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ये रिलेशन लिखेंगे केपलर्स लॉ से, और फिर इसे कैसे आगे सॉल्व करना है ये हम पढ़ चुके हैं एरर्स में भी, और अलग से परसेंटेज चेंज की प्रॉब्लम्स भी हमने कर रखी हैं। हमको लॉग लेके डिफरेंशिएट करना होता है, पर ये सब नहीं करेंगे। जब इस सूरत में हम देखेंगे उस इक्वेशन को, इस 2 को इधर लाएं, यहां लिखेंगे हम dt बाई टी इज इक्वल टू 3 dr अपॉन आर। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, और ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। दोनों तरफ कर देते हैं हम 100 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये इतना हिस्सा ये क्या है? तो ये है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, और इस तरफ भी 3 इंटू डी आर अपॉन आर इंटू 100%, ये हो जाएगा ऑर्बिट की रेडियस में परसेंटेज चेंज। हमको ये फाइंड आउट करना है, तो इस 2 को भी इधर ले आते हैं, 3/2, और ये कितना है? ये कितना है? तो डी आर मतलब चेंज इन रेडियस 1.02 आर माइनस आर, यानी 0.02। ये चेंज अपॉन ओरिजिनल मतलब आर, वो आर कट जाएगा, 0.02 मतलब 2/100, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 2 बचेगा, और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इन टोटल वो आ जाएगा 3%। ये क्या निकला है? तो ये निकला है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो एग्जाम में आने पर ज्यादा सोचना नहीं है, जब आप देखते हैं कि चेंजेस छोटे छोटे हैं तो इस तरह की अप्रॉक्सीमेट मेथड हमको लगानी होती है, तो इसको 1-2 बार अच्छे से करके देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 2 satellites of masses m1 m2, m1 greater than m2 are revolving the earth in circular orbits of radius r1 and r2, r1 greater than r2 respectively। तो आपने देख लिया 2 सैटेलाइट्स हैं जिसका मास m1 है, उसके ऑर्बिट की रेडियस भी ज्यादा है, m1 r1 दोनों m2 r2 से ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग देयर वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो ये वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद यदि आ गया तो एक बात तो हमको ये समझ में आती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ
मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि m1 ज्यादा है या m2 ज्यादा है, हमको कंपेयर किसको करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटीज को। तो यहाँ फर्क किस बात का है, यहाँ फर्क है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी, ये रिलेशन होगा। तो R1 क्योंकि ज्यादा है R2 से, यानी V1 को कम होना चाहिए, V1 इज लेसर देन V2 एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बेसिकली इन्होंने ये चेक किया हुआ है कि कहीं आप उस मास को भी अकाउंट में तो नहीं ले रहे हैं सैटेलाइट के, इसको सैटेलाइट का मास तो नहीं समझ रहे हैं, एक्चुअली ये है मास ऑफ द प्लैनेट। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, let A be the area swept by the line joining the earth and the sun during February 2020। 2020 ये होगा लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं, जिसको हम 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, जो डिविजिबल हो 4 से, और इसे कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी का महीना ये होता है 29 दिन का, 29 डेज का होता है फेब्रुअरी, ये आपको पता होगा। इसीलिए यहाँ 2020 की बात हुई है। और हमसे बोला हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड सन, उसको क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर एरिया ए वो स्वीप करता है ड्यूरिंग फरवरी 2020, मतलब 29 दिनों में एरिया ए स्वीप होता है। हमको बताना क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द सेम लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दैट मंथ एस। तो आपको पता होगा कि डी ए अपॉन डी टी मतलब ही एरियल वेलोसिटी, जो कितनी होती है, हाफ वी आर। पहले तो यही याद कर लेना चाहिए। और फिर क्योंकि L इज इक्वल टू होता है एम वी आर, एम वी आर, तो वी आर को हम लिख सकते हैं L बाई एम, इसलिए इसे लिख लिया L अपॉन 2m। दूसरी बात ये कि टाउ जीरो होता है। टॉर्क क्यों जीरो होता है, क्योंकि फोर्स होता है सेंट्रल, सेंटर की तरफ, और R और F दोनों के बीच एंगल 180 हो जाएगा। तो टॉर्क जीरो, और टॉर्क यदि जीरो है तो टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी से टाउ के जीरो होने पर L कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। इस तरह ये जस्टिफाई होती है बात कि एरियल वेलोसिटी होती है हाफ वी आर या L अपॉन 2m, और टॉर्क के जीरो होने पर L कांस्टेंट। तो L और ये क्या है m, तो m तो है उस प्लैनेट का मास, प्लैनेट का मास है, तो L अपॉन 2m, ये पूरी क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। अब इस फरवरी के महीने में है 29 दिन, टोटल एरिया जो स्वीप हुआ है वो है A। तो एक दिन में कितना हुआ होगा, एक दिन में हुआ होगा A बाई 29। हमसे पूछा है एरिया स्वेप्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ दैट मंथ, तो एक वीक में तो 7 ही दिन होते हैं, तो बस इसमें इंटू 7 कर देंगे। टोटल एरिया A, टोटल डेज 29, एक दिन में एरिया स्वेप्ट A बाई 29, तो 7 दिनों में कितना, 7A अपॉन 29, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसका आंसर है 7A अपॉन 29। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल प्लैनेट फार आउट इन स्पेस हैज अ मास m नॉट, डायमीटर d नॉट। m नॉट मास है, d नॉट है डायमीटर उस स्फेरिकल प्लैनेट का। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फॉलिंग फ्रीली near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity which is equal to। आपको पता होगा acceleration due to gravity g होता है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट। बस ये फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। G यहाँ आ जाएगा m नॉट, और हमको रेडियस ना देकर डायमीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस होगा d नॉट बाई 2, ये हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर, और 4 यहां आ जाएगा, यानी 4gm अपॉन डी नॉट स्क्वायर, 4gm नॉट अपॉन डी नॉट स्क्वायर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, GeGP denote the acceleration due to gravity on the surface of Earth and another planet whose mass and radius are twice that of Earth, then हमको रिलेशन चाहिए GP और GE में। GE कितना लिखेंगे, G
यहाँ आएगा मास ऑफ अर्थ और यहाँ आएगा रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अब जीपी कितना लिखेंगे तो यहाँ तो आएगा कैपिटल जी, और मास कितना है तो हमसे बोला है दोनों ही मास और रेडियस दोनों उस प्लैनेट के लिए ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ है, मतलब यहाँ आएगा 2me उस प्लैनेट के लिए, मास ऑफ अर्थ का डबल और रेडियस भी डबल है तो यहाँ आ जाएगा 4re स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2। तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जीई, यानी जीपी इज इक्वल टू हो गया हाफ जीई, जीपी इज इक्वल टू जीई बाई 2 एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ द अर्थ। मून का मास बताया हुआ है 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ। आगे क्या बोल रहे हैं, बट ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 ऑफ द अर्थ, इट्स ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रेविटेशनल पुल 1/6 है, मतलब mg 1/6 है, और mg के 1/6 होने में m का कोई रोल नहीं होता, g/6 है मून के लिए। तो यदि हम मून के लिए लिख रहे हैं g की वैल्यू, वो है अर्थ पर g की वैल्यू का 1/6। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल G, और ये मून के लिए बात हो रही है, gm/r² लगा रहे हैं हम, यहाँ आएगा मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून हो जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन 81, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ जीई की, वो क्या होगी, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन 81 टाइम्स आर एम स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। और जी एम ई ये कैंसिल आउट, हमको इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 81/6 इंटू आर एम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 81 आर एम स्क्वायर अपॉन 6, इसको ले जाते हैं इधर तो आर ई स्क्वायर हुआ ये। तो आर ई कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर √81/6 इंटू आर एम। तो ये है दोनों के रेडियाई में रिलेशन, रेडियस ऑफ अर्थ इज √81/6 of the moon, and so option 2 is correct. अगला क्वेश्चन, a body weighs 700 ग्राम, एक्चुअली ये बोला हुआ है 700 ग्राम वेट, ग्राम वेट on the surface of earth. How much will it weigh on the surface of a planet whose mass is 1/7 and radius half that of earth? तो ये क्या दिया हुआ है हमको, ग्राम वेट, मतलब ये फोर्स दिया हुआ है कहां पर, अर्थ पर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 700 G डाइन, इसमें से WT को हटा के G की जगह 980 डालने पर यह आंसर आ जाएगा आपका डाइन में। तो इतना है वेट कहां पर, अर्थ पर। हमको पूछा है वेट उस प्लैनेट पर कितना होगा जिसका मास है 1/7 ऑफ अर्थ एंड रेडियस हाफ ऑफ अर्थ। तो वहां G की वैल्यू निकालनी है हमको, G डैश। तो G यहाँ क्या आएगा, मास अर्थ का अपॉन 7 और रेडियस है हाफ, तो यहां आ जाएगा ये 4। इसको ठीक ठाक लिख देते हैं 4/7 GME अपॉन RE स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा G का वैल्यू। तो G डैश और G में ये रिलेशनशिप आ गया है, और बस आपको क्या करना है, अब जो नया वेट होगा वो कितना होगा, W डैश, वो होगा mg डैश, mg डैश। तो बस यहाँ G डैश डाल देना है, तो 4/7 वो हो जाएगा mg, और ये दे रखा है कितना, 700 ग्राम वेट, तो ये बन जाएगा 400 ग्राम वेट, या आप डाइन में लिखना चाहें तो 400 G डाइन। आंसर हो गया, आंसर 2 इज करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, weight of a body on the surfaces of two planets is the same. एक ही बॉडी के वेट मेजर हुए हैं दो प्लैनेट्स पर और वो है सेम। If their densities are d1 and d2, then the ratio of their
रेडियस एस। तो वेट के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, mg को कहते हैं वेट। एक प्लैनेट पर है वेट mg, और मान लो दूसरे प्लैनेट पर g की वैल्यू g डैश है, मास तो उतना ही रहेगा, तो इसको तो m ही रहने दिया हमने, और ऐसी कंडीशन हमको दी हुई है। अब इस g को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स डेंसिटी। तो आपको याद होगा, इसको ऐसा लिखना होगा हमको, 4/3 पाई g r1d1, ये पहले प्लैनेट पर, और दूसरे प्लैनेट के लिए लिखना होगा 4/3 पाई g r2d2। या तो आपको डायरेक्ट याद आ जाए कि r1 r2 बराबर होता है d1 d2, ये सब कैंसल आउट, r1 d1 बराबर r2 d2। रेशियो ऑफ रेडियस चाहिए, यानी r1 बाय r2 will be equal to d2 by d1, and so option 2 is correct. अगला क्वेश्चन, the radius of earth is about 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस बताई हुई है 6400 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड दैट ऑफ मार्स, दूसरा प्लैनेट लिया हुआ है मार्स, और उसकी रेडियस दी है 3200। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स, मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ मार्स, ये भी बताया हुआ है। If an object weighs 200 Newton on the surface of Earth, its weight on the surface of Mars would be। तो वेट होता है mg, तो मास तो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है केवल g, यानी हमको निकालना होगा g ऑन मार्स। तो मार्स पर g की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल G। यहां क्या आएगा, यहां आएगा मास ऑफ मार्स। मास ऑफ मार्स कितना होगा, me/10 इन टर्म्स ऑफ अर्थ्स मास, और रेडियस आएगा यहां रेडियस का स्क्वायर, मार्स की रेडियस का स्क्वायर। तो मार्स की रेडियस आप देख रहे हैं आधी है, 3200 किलोमीटर है, यानी यहां आएगा re² बाय 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं हम 4/10, और ये जो कुछ बचा g me/re², यह है g के बराबर। तो यह है मार्स पर g का वैल्यू। तो वेट कितना होगा, वेट होगा m, मास तो वही रहेगा, और g की वैल्यू ये होगी 4g/10, और mg कितना है, तो mg है 200 न्यूटन के बराबर। तो 200 है ये, तो 4 गुणा 200 अपॉन 10, तो ये आ गया 80 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब आगे हमको वेरिएशन ऑफ जी के क्वेश्चंस करने हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, जो नीट स्टूडेंट्स को जरूर करने चाहिए। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जगह इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। और अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं मैंने, वो आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।